मौसम चल रहा है, अचानक मौसम में जो बदलाव आया है, लोगों में आजकल बीमारियां बहुत फैल रही है। तो पहले हम जानेंगे कि बीमारी होती कैसी है, उसका लक्षण जानेंगे, बचाव जानेंगे और अभी कैसे सतर्क रहें इन बीमारियों से बचने के लिए, उनका उपाय जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर अपुन सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी जो देखा जाए मौसम का बदलाव या मौसम ने जो करवट ली है, इसमें प्रमुख रूप से कौन सी बीमारी सामने आती है, क्या लक्षण होते हैं? मूलतः तो बीमारियां गर्मी के ऊपर से ही सारी हो रही हैं। अब उसमें गर्मी का जो लक्षण होता है, लू लगना या पेट झड़ना या डायरिया हो जाना, और बीच में थोड़ा सा मौसम ऐसा भी हो गया कि बारिश हो गई तो उसके कारण इन्फेक्शन और बढ़ गया है लोगों में, और उल्टी, दस्त, ये अभी बहुत ज़्यादा सरगुजा संभाग में देखने को मिल रहा है। और निरंतर इसके कम से कम 20 से 25 मरीज डेली उल्टी या पेट झड़ना या लू लगना या गर्मी का ऐसा शिकायत लेके आ रहे हैं। अभी देखा जाए जैसे इससे अभी धूप जो है, धूप के बाद अचानक जो मौसम चेंज हुई है, कभी देखा जाए बरसात होने लगती, कभी पानी आनी, ऐसे में कौन सी बीमारी होने की ज्यादा संभावना रहती है? डायरिया सबसे कॉमन बीमारी है, जिसमें गर्मी वापस से मतलब मौसम बीच में बदला तो बैक्टीरिया काफ़ी पनप गए, तो खाने के माध्यम से या इसके माध्यम से आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, या आम आदमी के शब्दों में बोला जाए तो पेट और आंत में ही इन्फेक्शन जाकर चिपकता है और वहाँ पे बीमारी करता है। प्लस उसमें दूसरा नुकसान ये हो गया है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण आपके शरीर से पसीना भी बहुत निकल रहा है, और आपके शरीर में टोटल जो वाटर का क्वांटिटी होना चाहिए वो नीचे गिरता है। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने वाटर लेवल्स को कैसे मेंटेन किया जाए। निश्चित तौर पे अभी बच्चों में भी बहुत सारी बीमारी देखने को मिल रही है मौसम चेंज होने के बाद, तो बच्चों को भी कैसे सतर्क रहा जा सके, इस बीमारी से कैसे बचाएं? धूप, अगर लू लग जाती है, लू से कैसे बचें? लू से बचाव का एक ही तरीका है कि धूप को अपने घर का ना समझे कि अगर हम निकल जाएंगे हमें कुछ होगा नहीं, या गर्मी की छुट्टियां हैं तो 2 बजे निकल के क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड पे घूम रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है, नुकसान ही होता है। तो माँ बाप को देखना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि 10 बजे या 10:30 बजे के बाद से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक बच्चे घर में ही रहें, और खेलने कूदने के लिए तो इंडोर गेम्स हैं वो खेलें, या कुछ अदर एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करें। लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ का समय सुबह 6 बजे से दोपहर मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक, और शाम को फिर वही 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक रखें। और लिमिटेशन के अलावा सुरक्षा ही बचाव है। निश्चित तौर पर सुरक्षा। अभी जिस प्रकार अचानक जो बीमारी आई है, हॉस्पिटलों में देखा जाए तो एक बाढ़ सा आ गया लोगों को बीमार। डायरिया को लेकर कैसे सतर्क रहे लोग, क्योंकि डायरिया ये तो फैलने वाली बीमारी, बहुत जल्दी फैलती भी है। हाँ, इसका बचाव का तरीका अपने आसान शब्दों में समझाएं तो बाहर का खाना अगर अवॉइड करते बने तो सबसे पहले तो जैसे पानी पूरी खा रहे हैं, गुपचुप खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, चाट खा लिए, तो बाहर के ठेलों और इस जगहों से थोड़ा बचाव रहे, ना जाएं ऐसी जगहों पर। और जो भी हो घर का चीज़ यूज़ करें। अभी आम पके नहीं हैं, आम कच्चे हैं, और सबसे अच्छा फ़ायदा आम का पन्ना का ही देखने को मिलता है। उसमें क्या है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और पानी भी काफ़ी होता है, तो उस आम का पन्ना का सेवन जरूर करें, और उससे क्या है कि इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, तो बीमार पड़ने का वो बहुत कम हो जाता है। जिनको आम ना पसंद हो वो बेल का शरबत ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी इम्यूनिटी होती है, और बेल के शरबत से आपका डिहाइड्रेशन भी दूर हो जाएगा और हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। मेन लक्षण क्या है अगर डायरिया के लक्षण की बात कर लूँ? क्योंकि बहुत सारे, अगर हमारा सरगुजा ही बता दें, सरगुजा एक बहुत सारे क्षेत्र जो ट्रैवल इलाके हैं जहाँ लोग सही समय पे बीमारी का पता नहीं लगा पाते हैं और बहुत लेट में डॉक्टर पास पहुँचते हैं। पानी को उबाल कर पीना एक रोकथाम हो सकता है, जो सरगुजा के ट्राइबल क्षेत्र और इसका बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मेन माध्यम जो होता है वो पानी होता है। ऐसे जो वायरल डिजीजेज हो रहे हैं जिसके कारण पेट गड़बड़ हो रहा है या डायरिया हो रहा है, या तो बैक्टीरियल भी मैनिफेस्टेशंस हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है, पानी को अगर आप एक लेवल तक उबालते हैं तो उसके अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इससे सबसे ईजी तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। पानी उबाल कर पिएं, नियमित पिएं, और अपने शरीर के हिसाब से जितने बार भी आप अगर पेशाब जा रहे हैं तो 1 गिलास पानी तुरंत आकर याद से पी लेना चाहिए। गर्मी से बचने का उपाय बताएं, लक्षण बताएं,
डायरिया के अलावा और ऐसी कौन सी जो बीमारी है जो ज्यादा अभी प्रभावशील रहती है, ज्यादा होने का चांसेस रहता है गर्मी के दिनों में? अगर अभी बरसात हो जाता है तो फिर से मलेरिया और डेंगू भी अपना संक्रमण फैलाने में बढ़ जाएंगे। और चूंकि बीच का जो बरसात है अगर 5 दिन 4 दिन भी रह जाएगा तो ऐसे में मच्छर के जो अंडे होते हैं उससे मलेरिया का काफ़ी ज़्यादा संक्रमण देखा भी गया है सरगुजा संभाग में। अगर 4-5 दिन बारिश हो जाएगी तो मलेरिया एक बहुत ही घातक कंडीशन बन के उभरता है हमारे संभाग के लिए, और वो काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। आप डॉक्टर हैं, सरगुजा को बहुत भली भांति जानते हैं, सरगुजा ट्रेवल इलाका, आप कैंप भी लगाते हैं, लोगों तो जाते हैं, तो उनको कैसे समझाते हैं, लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलाया जाए? क्योंकि आप खुद भी अगर देखा जाए तो जिला चिकित्सालय में आप हैं। जी, अवेयरनेस का जो सीजनल बीमारियां रहती हैं उसके लिए लीफलेट और बुकलेट हम लोग बना लेते हैं, और जो पर्चा हम लोग मरीज का दवा का लिखते हैं उसके पीछे फोटो के माध्यम से उसमें अच्छे ड्राइंग का वो करते हैं। और इसके लिए तो हमारे सीएमएचओ ऑफिस के थ्रू बहुत सारा मुहिम भी चलाया जा रहा है और सारे प्लान और अवेयरनेस भी हैं। और जैसे कैसे भी अगर कोई बीमारी अगर बढ़ने लगती है तो कलेक्टर साहब भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और सीएमएचओ को निर्देशन के साथ, जैसे आपका फिशरी विभाग हो गया या बीच में डेंगू का आया था तो बाकी सारे विभागों को भी अलर्ट किया कि गम्बूशिया मछली पालें, पानी को रुकने ना दें, कहीं ढोड़ी का पानी तो नहीं पी रहे हैं। तो ये एक सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के अमले का पहल नहीं है, ये पूरे सरकारी अमले का पहल है। और ये काफ़ी अच्छा पहल है कि यहाँ के जितने भी अभी तक हमने कलेक्टर देखे हैं वो स्वास्थ्य को लेकर और अपने स्थान के निवासियों को लेकर बहुत ज़्यादा जागृत है। आप जब कैंपों में जाते होंगे डॉक्टर साहब, अभी तो चलिए मौसमी बीमारी है, जब आप गाँव में कैंप लगाते होंगे या गाँव के लोग से मिलते होंगे तो ज़्यादातर क्या देखने को मिलता, कौन सी बीमारी ऐसी है जो लोगों पर हावी होती है ज़्यादा? यहाँ का जो पानी है सरगुजा का उसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल्स हैं, और जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं, जैसे कोरवा प्रजाति का कहा जाता है कि सरगुजा क्षेत्र में ही है, और पंडो प्रजाति मूलतः रूप से यहीं पे हैं। तो ऐसे प्रजातियां जो हैं वो ढोड़ी का पानी, नल का पानी या जो भी नदी नालों का वहाँ उनको मिल जाता है। अगर वो नदी नाला एक बार संक्रमित होता है तो वो पूरे गांव को संक्रमण दे सकता है। और आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गैस काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोगों को शिकायत है, पेप्टिक अल्सर का शिकायत बहुत ज़्यादा रहता है, और सिकल सेल का जो कल्चर है, क्योंकि अभी तक हम उस लड़ाई से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, उसके लिए बहुत सारा रोकथाम, चार्ट बनाना, डाइट बनाना, ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे जो उरांव प्रजाति है उसमें सिकल से बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, तो उसके लिए हम अस्पताल बुलाते भी हैं उनको, उनका जांच भी करके देते हैं और उनको एक कॉपी जैसा एक चार्ट बना के जीवन भर के लिए देते हैं कि इसको कहीं भी जाना मेंटेन करो, कितने बार कितना डोज चला है, कितने बार जांच हुआ है, कौन सा है, बड़ा है, छोटा है, जो भी है उसके लिए एक रजिस्टर करके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है संभाग के लिए आज के डेट में सिकलिंग का, और उससे लड़ पाना तो अवेयरनेस से ही आएगा। जब तक अपने माँ बाप अपने बच्चों का सिकलिंग टेस्ट ना कराएं या जब उनकी शादी कर रहे हैं सामने वाले का सिकलिंग टेस्ट ना कराएं तो उसके बिना रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। सिकलिंग है क्या, कैसे उसको जानेंगे लोग, सिकलिंग के बारे में कैसे, क्या लक्षण होते हैं उसके, आखिर वो सिकलिंग का पहचान होगा कैसे? सिकलिंग का पहचान बार बार खून की कमी, कोई मरीज है जिसका आंख एकदम सफ़ेद दिखने लगे, समझ में आ रहा है कि हाँ इसको खून कम हो रहा है, और खून जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे पेशाब के रास्ते निकल रहा हो या संडास के रास्ते निकल रहा हो, ऐसे कोई भी लक्षण नहीं है। दूसरा, पेट में बाईं तरफ पसलियों के नीचे अगर हाथ लगाएं तो वहाँ पे कड़ापन, अगर आपका तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन हमारे शब्दों में, तो वो बड़ा हो जाता है काफ़ी, क्योंकि जितना भी खून आपका टूट रहा है वो वहीं जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ब्लड है वो ब्लड टूट के स्प्लीन में जाके एक तरह से ग्रेवयार्ड है वहाँ का, लेकिन जब सिकलिंग होता है तो उसकी मात्रा 5 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब जगह कम पड़ गया है, वहाँ पे आरबीसी बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहे हैं, तो उसका साइज बढ़ेगा उन सबको एडजस्ट करने के लिए। तो कई बार देखा गया है कि नाभि के आगे तक भी वो कड़ापन एक बढ़ता हुआ नीचे की ओर, मतलब घड़ी के कांटे से बात करें तो 7 और 8 के बीच का जो एंगल होता है उस तरफ वो बढ़ता चला जाता है और काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर साथ में उसमें पीलिया हो जाता है, तो पीलिया के लक्षण आपको पता ही हैं, पेशाब पीला होना, आंखों में पीलापन या संडास काफ़ी गाढ़ा होना। तो ये सारे लक्षणों को देखते हुए ये समझ में आता है कि सामने वाले को सिकलिंग है।
सिकलिंग फैलती कैसे है? जैसे आप बता रहे हैं कि ये शादी से पहले या तो जहाँ कहीं जा रहे हैं तो कैसे पता चलता है? मतलब क्या छूने से फैलती है सिकलिंग? नहीं, सिकलिंग है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। उसका मतलब होता है कि माँ बाप से जो डीएनए हमको मिल रहा है उस डीएनए में वो ये ट्रैवल करता है। और जब आप शादी करते हैं, जैसे माँ बाप से आपको 50% मिल गया, जरूरी नहीं है कि अगर माँ को भी है और बाप को भी है तो उनका 50% इनका 50% मिल के बच्चे को 100% बना देगा। उस 100% की अगर शादी आप 50% वाले से भी कराते हैं तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि उनके भी आने वाले बच्चों को 100% निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर बच्चे को 100% है, आपके बेटे को 100% है, आपकी बेटी को 100% है और सामने आपके दामाद का 0 है या आने वाली बहू का 0 है, उनका अगर ब्याह होता है तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे उसमें वो फिर 100 से वापस से 25% पे चले जाएंगे। तो अगर ये जांच करके हम लोग उनसे एक्टिव रखते हैं, उनको जानकारी देते हैं, तो बच्चों को तो हो ही चुका है माँ बाप से कम अपने नाती पोते या आने वाली पीढ़ियों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। सिकलिंग को लेकर सरकार भी बहुत अवेयरनेस फैला रही है। जिला चिकित्सालय में इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कैसे लोगों को वहाँ व्यवस्था मिल पाती है? सिकल सेल के लिए हमारे पास एक अलग से प्रतिदिन ओपीडी चल रही है। इसमें एक एनजीओ है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बिलासपुर की टीम है, संगवारी के नाम से है। हमारे लिए 9 नंबर की एक ओपीडी बनाई गई है। जानकारी देना चाहूँगा मरीजों को साधना न्यूज़ के माध्यम से कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है, वहाँ पर्ची कटा के 9 नंबर बोलना है। सबको पता है कि वो सिकलिंग के लिए है। वहाँ जाइए। सिकलिंग के लिए ब्लड भी हम फ्री में देते हैं, जैसे बाकी किसी केसेस में देते हैं तो उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है ताकि सबके बीच में समन्वय बना रहे। लेकिन वो समन्वय सिकलिंग के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। इसी के लिए महीने में 2 कैंप ब्लड बैंक की तरफ से डॉक्टर विकास पांडे जी आज तक करते आए हैं, जो मैं देख रहा हूं, और कभी भी उन्होंने ब्लड कम नहीं होने दिया है। और ब्लड सिकल सेल वालों के लिए सरकारी चिकित्सालय की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। अभी देखा जाए डॉक्टर साहब, डायबिटीज लोगों पर ज्यादा हावी हो रहा है। डायबिटीज से कैसे बचें? क्योंकि जो डायबिटीज है लोगों को अभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और उसका लक्षण लोग शुरू से पहचान नहीं पाते हैं। एंड टाइम ऐसा होता है कि जब डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है तब लोगों को पता चलता है कि मैं डायबिटीज का शिकार हूँ। अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो सबसे पहला लक्षण आपके शरीर को महसूस होना चालू होगा कि आपका वजन गिरने लगेगा। वजन गिरने लगेगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे 3 महीने में ही 10 किलो कम हो गया। तो आप सबसे पहले अपना शुगर चेक कराइए, या खुले में एक बार पेशाब करके देख लें कहीं उसमें चींटियां तो नहीं लग रही हैं। और उससे ज़्यादा आसान तरीका है, आजकल हर जगह ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। 2 सेकंड का काम है, ब्लड टेस्ट होगा, तुरंत नपा जाएगा कितना आ रहा है। अगर आपका खाली पेट का ब्लड शुगर 73 से ज़्यादा आ रहा है और बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो खाने के बाद का 110 से ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर खाली पेट आपका ब्लड शुगर 106 और खाना खाने के बाद अगर 140 से ज़्यादा आता है तो आप श्योर शॉट डायबिटिक हैं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट HbA1c का होता है। HbA1c अब बहुत ही सस्ता और बहुत ही जगहों पर अवेलेबल हो चुका है। HbA1c का मानक ये होता है कि 6.5 से 7.5 के बीच में जो भी मरीज हैं वो प्री डायबिटिक होते हैं और 6.5 से कम जिनका भी है वो नॉन डायबिटिक होते हैं। इसके बचने का और अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका सबसे अच्छा है, सुबह उठें, व्यायाम करें। कोई भी दिन में एक ऐसा गेम चूज करिए जो आप आधे घंटे खेलिए, लेकिन खेलिए। आपका शरीर अगर फिट रहेगा तो डायबिटीज आपको छू भी नहीं सकती। निश्चित तौर पर, लेकिन एक चीज ये भी बोला जाता है, अगर अवेयरनेस की लोगों में कमी है तो ऐसा कुछ है क्या कि जिसको अगर हाई बीपी या बीपी का शिकार है जो उसको डायबिटीज पकड़ ही लेता है, ऐसा कुछ है क्या? सब इम्यूनिटी का खेल है। अगर डायबिटीज मतलब ब्लड प्रेशर है आपको, तो आपका शरीर धीरे धीरे करके इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सिर्फ यही एक रिलेशनशिप है बीपी वालों को डायबिटीज होने का। वाइसे वर्सा जरूर है, जिनको डायबिटीज है उनको बीपी होने का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि डायबिटीज के कारण हार्ट पे डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है और वो धीरे धीरे फिर ब्लड प्रेशर में करता है। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है उनको आजीवन शुगर भी नहीं हो सकता अगर वो फिट हैं, अगर वो व्यायाम कर रहे हैं, अगर वो अपने बीपी की दवाइयाँ रेगुलरली खा रहे हैं। तो ऐसे में डायबिटीज उन मरीजों को होने का संभावना काफी कम होता है। ऐसा होता है कि जिसको एक बार डायबिटीज हो जाए वो कभी लाइलाज हो जाता है, ठीक ही नहीं होगा? क्योंकि लोग बोलते हैं कि नहीं, एक बार डायबिटीज की अगर दवा शुरू हुई तो वो आपको जिंदगी भर खाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है। डायबिटीज को कंट्रोल में करने के 3 तरीके होते हैं, या मान लीजिए एक स्टूल के जैसा है जिसमें 3 पाए होते हैं। डायबिटीज वो स्टूल है, तो नीचे शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, डाइट और दवा, ये तीनों का एक ट्रायड है। अगर आप दवा नहीं खा रहे हैं तो आप बाकी दोनों को इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि आपके शुगर्स कंट्रोल में रहें, आपका एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा हो, आपका डाइट काफ़ी अच्छा हो, तो आपको डायबिटीज़ के लक्षण समझ में नहीं आएंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप डाइट में भी मीठा ले रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तब आपको दवा खाना ही पड़ेगा। तो इन तीनों के बीच में अगर आप वो बना के चलेंगे बैलेंस, तो हो सकता है कि दवा छोड़ी भी जाती है। और मैंने तो कई मरीजों को देखा है जो नेचुरल औषधि या कुछ प्लांट्स भी आ गए हैं, आजकल मेडिसिनल प्लांट्स भी आ गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन प्लांट्स और इनके भरोसे में अपना शुगर चेक कराना छोड़ देते हैं। शुगर चेक जरूर कराइए, एटलीस्ट महीने में 1 दिन शुगर और बीपी अपना चेक जरूर कराना चाहिए। कहीं भी जीपी से बात कर लें, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाएं, नहीं जाना चाहते हैं कहीं भी कैंप में चले जाएं। अब तो हर पैथोलॉजी लैब में भी बीपी ऑपरेटर्स की सुविधा आ गई है, आप वहां जाके अपना शुगर चेक करने बोलें और वहीं पे बीपी भी नपवा लें। इन दोनों डॉक्टर साहब देखेंगे हार्ट अटैक की बीमारी ज्यादा आ रही है, या बच्चों की बात करूँगा, अब नौजवानों में भी हार्ट अटैक की बीमारी एक लंबे सिरे से बहुत दिनों से देखने को मिल रही है, और अब तो बहुत बढ़ चढ़ के देखने को मिल रही है। तो हार्ट अटैक से आखिर बचा कैसे जाए, और ये बीमारी इतना ज्यादा ऐसे हार्ट अटैक बढ़ने क्यों लगी अचानक? कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा है हार्ट में जो ब्लॉकेज पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो मूलतः ब्लड को गाढ़ा करने का काम करके गया है। और ये पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हैं जो यंग में, और काफ़ी, एक तो बाय डेफिनेशन यंग भी 45 साल की उम्र तक माना जाता है। तो पहले इंडिया में नॉर्मल 100 साल माना जाता था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी आम आदमी की, 100 साल जिएगा, फिर वो 90 हुआ, फिर घटकर 65 हुआ। अब ऐसा बोलते हैं कि इंडियन फूड, इंडियन मसाले और इंडियन जो खाना है उसके कारण 55 साल भी अगर कोई इंसान इंडिया में जी रहा है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 साल ही बहुत है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। तो 55 साल में अगर 45 में हार्ट अटैक आ रहा है, तो इन्हें इक्वेशन अगर देखें तो रिलेटिवली फूड का बहुत बड़ा रोल है। खानों में एमएसजी का यूज़ या जीनोमोटो का यूज़ कार्सिनोजेनिक है, और ये आपके मैकडोनल्ड्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैगी, ये सब का सेवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले नाश्ते में लोग चना गुड़ खा लेते थे, आजकल बिना मैगी के घर के नाश्ते नहीं बनते। डाइट का एक मेजर रोल रहा है, बड़ा रोल रहा है। डाइट प्लान अगर कर रहे हैं तो इसमें कंट्रोल कैसे किया जाए? हार्ट अटैक में डाइट से ही कंट्रोल हो सकता है, या किसी को बताते हैं जिसको ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, बीपी का शिकार होता है, वो जल्दी हार्ट अटैक का मरीज हो जाता है? हार्ट अटैक पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपका ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा है तो वो कभी भी आपको हार्ट अटैक दे सकता है। आप कभी भी संभव हो तो अपना कैल्शियम स्कोरिंग चेक कराएं। अब तो इन्वेजिव भी नहीं रहा, यानी तार डाल के एंजियोग्राफी करने की भी ज़रूरत नहीं रही है। सीटी स्कैन के माध्यम से भी अब सीटी स्कैन करके देख लेते हैं कि कितना % ब्लॉकेज है और आगे कुछ करना है कि नहीं। इसके लिए सबसे अच्छा चीज़, जिनको थोड़ा अगर डाइट के थ्रू ही करना है, तो आप लहसुन सुबह 4 कली बासी मुंह चबाने का आदत सबसे अच्छा होता है, क्योंकि लहसुन में नॉर्मली जो हम लोग एसिनोकामेरोल या इकोस्प्रिन देते हैं दवा, वो कंटेंट्स होते हैं, तो वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खोलता रहता है। तो लहसुन चबाने की आदत एक डाइट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा, वरना दवाओं पे एक बार गए तो हार्ट अटैक क्या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखा जाए जिस प्रकार, अगर हॉस्पिटल की बात करूं, हॉस्पिटल में लगातार जो भी मरीजों की संख्या भी आ रहा है, एक महत्वपूर्ण उसमें टेस्ट को लेकर भी होता है जो आपके यहाँ हमारे लैब ने चालू किया अभी। तो कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है और कितना टेस्ट हो पा रहा है वहाँ से? नाम से ऐसे करने से तो काफ़ी, मतलब आने वाले, मतलब पिछले 4 सालों में जो अंतर समझ में आ रहा है, ढंग से तो सीबीसी भी नहीं होता था, कई बार हीमोग्लोबिन लिख के दे देते थे। अब कम से कम प्लेटलेट, पीसीटी, हमर लैब के आने से नई मशीनें, नए उपकरण, और ना ही सिर्फ हमर लैब, अभी हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं था, उसके लिए अलग से एक इम्पोर्टेड मशीन आई है। अब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी कर रहे हैं, हम टीएमटी भी जिला अस्पताल में कर रहे हैं। इकोकार्डियोग्राफी जो बाहर 2000 से 1500 से 2000 रुपये जिसका चार्ज लेते हैं, वहाँ पे हम उसको हाफ रेट में 700-800 रुपये में कर देते हैं। प्लस आपका यूनिवर्सल स्कीम का जो प्लान चालू है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये भी 800 रुपये आपके नहीं लगेंगे। पर्ची का पहले 10 रुपये लगता था, पर्ची के भी 10 रुपये बंद हो गए, 0 रुपीज़ पे आपको पर्ची मिलती है। और डिपार्टमेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स के आने के कारण डॉक्टरों की जो कमी थी,
वो एनी टाइम हो गई। पहले डिलीवरी जिला अस्पताल में अगर 8-10 होते थे तो आज एक दिन में 27 डिलीवरी भी कर रहे हैं, और 27 डिलीवरी या 24 घंटे में करना मतलब डॉक्टरों का भी मेहनत सोचिए किस लेवल तक जाके कर रहे हैं। पहले अगर 150 की ओपीडी होती थी तो अब 230 की ओपीडी ऑन एन एवरेज हो रही है। पहले अगर 10 लोग एडमिट हुआ करते थे तो आज 30 के ऊपर ही डेली मेडिसिन विभाग में एडमिट हो रहे हैं। अगर टोटल हॉस्पिटल का बात करें तो 600 बेडेड हॉस्पिटल में भी गद्दे लगा के 800 मरीज एनी टाइम रहते हैं, और रिश्तेदारों को भी अगर जोड़ा जाए तो ये अपने आप में ही एक गांव बराबर है। निश्चित तौर पर गांव बराबर हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान जिस लेवल से काम कर रहे हैं, जो जिस लेवल से मरीजों की सहायता भी करते, कई बार देखा गया है कि आप मरीजों रात को 12 बजे भी फोन किया है तो आप मरीज को देखने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। वो तो खैर सेवा भावना संस्कार में मिला है, लेकिन मैं ऐसा इकलौता डॉक्टर नहीं हूं जो वहां रात को 12 बजे कॉल करने पे फोन उठा ले। मुझे लगता है 90% डॉक्टर को अगर आप कॉल करेंगे तो वो मदद करने के लिए सरकारी व्यवस्था में तो सब रेडी रहते हैं। निश्चित तौर पर रहते हैं, लेकिन एक जो भावनाएं होती है, जिस भावना से जुड़ते हैं आप, जिन भावनाओं से लोगों से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रति आपके प्रति उनका देखने को मिलती है। जी, सब हमारे माँ की कृपा और आशीर्वाद है, इसी शक्ति से सब कर पा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान, जिन्होंने बीमारी से लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेकर सारे चीजों के बारे में डिटेल से बताया, और जिस प्रकार सिकल सेल जो बीमारी है उससे कैसे बचाव होगा वो भी बताया। मौसम बीमारी के विषय में बताया कि इस मौसम बीमारी से कैसे बचा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अर्पण सिंह चौहान जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात की। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। अभी दीजिए इजाजत, बैक टू स्टूडियो।